दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे तो आज चैप्टर का नाम है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट और ये लेक्चर नंबर 12 है। तो यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चंस लिए हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का उल्लेख है? तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, यानी भाग 5 में इसका उल्लेख किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 52 में। इसके तहत ये हमारे संविधान का बेहद महत्वपूर्ण संविधान है जो देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति की स्थापना करता है। आगे बढ़ते हैं। संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति यानी जो एग्जीक्यूटिव पावर है राष्ट्रपति में निहित होगी, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ आप नोट डाउन जरूर करते रहिए। तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 53 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। देश के सभी काम राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं, भले ही उनका वास्तविक उपयोग प्रधानमंत्री करते हैं। तो ये होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। भारत का प्रथम नागरिक जिसको बोलते हैं फर्स्ट सिटीजन और राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है। तो कौन होता है? राष्ट्रपति। तो 4 का आंसर हो जाएगा सी। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उसको नोट डाउन करिए। अगर आपको आंसर पता है तो उसको आप कमेंट करके बताइए। तो संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, ठीक है, ये जो शामिल नहीं होते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हमने पहले भी बताया है। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित जो लोग ही वोट दे सकते हैं, मनोनीत सदस्य वोट नहीं देते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35, यानी 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल में कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होने अनिवार्य हैं? ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच और फैसला करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो उच्चतम न्यायालय जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। तो 8 का आंसर हो जाएगा सी। तो संविधान के अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव विवाद पर केवल सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 61 में। ठीक है, संविधान के उल्लंघन के आरोप में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो है इसका वर्णन मिलता है अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किस सदन में पहले लाया जा सकता है? तो ये जो भी क्वेश्चन हमने लिए हैं ये सब बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो 11 का आंसर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। तो महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी शुरू किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। महाभियोग का प्रस्ताव लाने से कम कितने दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित नोटिस देना अनिवार्य है? तो 14 दिन पहले लिखित नोटिस देना अनिवार्य है। तो राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने या तैयारी करने के लिए 14 डेज का लिखित समय देना जरूरी है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए सौंपते हैं? तो ये भारत के उप राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देते हैं। तो 13 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना सबसे पहले किसे देते हैं? तो सबसे पहले इसकी सूचना देते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत लोकसभा स्पीकर को देते हैं ताकि निचले सदन को भी इसकी जानकारी हो सके। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना दी जाती है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद एक साथ खाली हो जाए तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। भारत के एक मुख्य न्यायाधीश कौन है जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था? तो उनका नाम है जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। तो ये जो बात है वो 1969 में वीवी गिरी
के इस्तीफे के बाद जस्टिस हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का फर्ज निभाया था। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 72 में इसका वर्णन है। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को किसी भी कैदी की सजा कम करने, बदलने या पूरी तरह माफ करने की शक्ति है। आगे बढ़ते हैं। क्या राष्ट्रपति सेना न्यायालय द्वारा दी गई सजा और मृत्युदंड को पूरी तरह माफ कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, राष्ट्रपति को ये विशेष अधिकार प्राप्त है। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल के पास कोर्ट मार्शल या मृत्युदंड को पूरी तरह माफ करने की शक्ति नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति के पास है। संसद के सत्र न चल रहे होने पर राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत मिलती है? तो अनुच्छेद 123 के तहत मिलती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का सत्र शुरू होने के बाद कितने समय के भीतर पास होना अनिवार्य है? अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा। तो 6 सप्ताह का टाइम दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है। तो संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह यानी कि 42 दिन के भीतर अध्यादेश पास होना जरूरी है, अन्यथा वो खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सिटिंग किस अनुच्छेद के तहत बुलाते हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका वर्णन मिलता है अनुच्छेद 108 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो अनुच्छेद 108 किसी साधारण बिल पर दोनों सदनों में विवाद होने पर राष्ट्रपति ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं राष्ट्रपति और अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो 23 का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 के तहत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। आपको याद रखना है, ये चीज़ पूछी बहुत जाती है। तो युद्ध, विदेशी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के समय राष्ट्रपति देश में नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, जिन्होंने भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम 1986 पर इसे आजमाया था? तो उनका नाम था ज्ञानी जैल सिंह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। उन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर डाकघर बिल को ना तो पास किया ना ही वापस लौटाया, बल्कि अपने पास में रखा। आगे बढ़ते हैं। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे जो निर्विरोध चुने गए? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अमेरिकी संविधान की तर्ज पर भारत में भी उपराष्ट्रपति को उच्च सदन यानी राज्यसभा का चेयरमैन बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो इसका वर्णन मिलता है अनुच्छेद 63 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये किस अनुच्छेद में है? तो इसका वर्णन मिलता है अनुच्छेद 64 में। इसके तहत उपराष्ट्रपति बनते ही व्यक्ति अपने आप राज्यसभा का चेयरमैन यानी सभापति बन जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए बने निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो यहाँ पे क्या होता है कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं यानी जो एमएलएज की क्या भूमिका होती है? तो राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए? तो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी यानी 32 का हो जाएगा बी। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष का होता है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ए। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र हैं। तो भारत के राष्ट्रपति को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव अनिवार्य रूप से सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है? तो सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया जाता है, क्योंकि वो राज्यसभा के हेड होते हैं।
ठीक है। तो चूंकि वे राज्यसभा के सभापति हैं, इसलिए उन्हें हटाने की प्रक्रिया केवल राज्यसभा से ही शुरू हो सकती है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बीमार होने या अनुपस्थिति होने पर उनके पद का कार्यभार संभालते हैं तो उन्हें वेतन और भत्ते किसके मिलते हैं? तो उन्हें वेतन भत्ते, राष्ट्रपति पद के सभी वेतन भत्ते उनको मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। जब वे राष्ट्रपति का काम संभालते हैं तो उन्हें सभापति का वेतन नहीं मिलता है, बल्कि राष्ट्रपति वाली सारी सुविधाएं उनको दी जाती हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे होते हैं तब राज्यसभा के सभापति का काम कौन संभालता है? तो यहाँ पे राज्यसभा का उपसभापति होता है, यानी जो डिप्टी चेयरमैन होता है वो संभालता है, यानी राज्यसभा का उपसभापति संभालता है। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उप सभापति ही राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे जो लगातार 2 बार इस पद पर बने रहे? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा रहा है। भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? तो उनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, वे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे और लगातार वो 2 बार रहे थे। तो इनका जो कार्यकाल है तो 52 से लेके 62 तक का इनका कार्यकाल था। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव का संचालन कौन सी संस्था करती है? तो भारत का निर्वाचन आयोग करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अनुच्छेद 324 के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद और विधानसभा के चुनाव भारतीय चुनाव आयोग ही कराता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।